नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा के नए मुख्यमंत्रियों ने काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा के नए मुख्यमंत्रियों के कुछ निर्णय चर्चाओं में भी हैं। जिस तरह से पुराने दिग्गजों को पीछे धकेलते हुए ये तीन नाम निकलकर सामने आए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, उसे लेकर बहुत से लोगों की चर्चा पिछले दिनों आपने सुनी होगी। मैं उनमें से किसी बात को दोहराना नहीं चाहता। कई लोगों का कहना है कि ये तीनों नए नाम 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तय किए गए हैं। मित्रों, मेरा मानना यह है कि 2024 के चुनाव में मोदी के नाम पर भाजपा को कोई ऐसी परेशानी होने वाली नहीं है जिसके लिए भाजपा को लीग से हटकर कोई तैयारी करने की जरूरत पड़े। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में दिग्गज चेहरों को चुनाव प्रचार में भी पीछे रखते हुए सिर्फ मोदी के नाम का और गारंटी का प्रचार करके भाजपा प्रचंड बहुमत प्राप्त कर सकती है, तो आसानी से समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव जो कि होंगे ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर, उनमें भाजपा कितनी सफलता प्राप्त कर सकेगी। मेरा मानना है कि जिस तरह से तीन नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उन्हें देखकर समझकर कहा जा सकता है कि भाजपा 2024 की नहीं बल्कि 2029 और 2034 के चुनाव की तैयारी कर रही है। 2024 में मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, औरों की बात तो छोड़ दीजिए, खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हाल ही में खुलकर कहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। उन्होंने इसके लिए भाजपा संगठन की भी खुलकर तारीफ की है। मित्रों, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के तेवर आजकल दिखाई दे रहे हैं, उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 से 2029 के बीच मोदी सरकार या कहें भाजपा सरकार राष्ट्र हित के कुछ ऐसे निर्णय जरूर लेगी जिनकी वजह से 2029 के चुनाव में भाजपा को फिर से सत्ता में लौटने में कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2034 का चुनाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 10 साल और बढ़ चुकी होगी और उसे देखते हुए पार्टी किसी नए चेहरे की तलाश में लग चुकी होगी। वो नया चेहरा अमित शाह का होगा, योगी आदित्यनाथ का होगा या किसी और नेता का होगा, यह भविष्य गर्भ में छुपा है। लेकिन पार्टी की रणनीति यह है कि तब तक कुछ प्रमुख जातियों को इस तरह से भाजपा के साथ जोड़ दिया जाए कि उसकी वजह से जहां विपक्ष कमजोर हो वहीं भाजपा के नए चेहरे को मजबूती मिल सके। मित्रों, यूं तो सभी जातियां किसी ना किसी रूप में प्रमुख ही होती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात का प्रभाव भी लोगों पर पड़ा है कि उनके लिए सिर्फ 4 ही जातियां हैं: महिला, युवा, किसान और गरीब। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज और खास तौर पर राजनीति में जातियों की बहुत ही अहम भूमिका है। उस भूमिका के महत्व को समझते हुए ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है। इन तीनों में भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भाजपा की बहुत गहरी सोच रही है। उस पर मैं विस्तार से कुछ देर बाद चर्चा करूंगा। पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जब विष्णुदेव साय का नाम सामने आया तो सभी जानकारों ने कहा कि भाजपा उनके माध्यम से आदिवासी लोगों में अपनी पैठ को और भी मजबूत बना रही है। हम सभी जानते हैं कि इससे पहले आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर भाजपा स्पष्ट संदेश दे चुकी है। इस बात का खूब प्रचार प्रसार भी किया गया था कि भाजपा ने पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में जो चमत्कारिक परिणाम सामने आया उसमें इस प्रचार प्रसार का भी बड़ा रोल रहा है। आदिवासी समुदाय में अच्छी पकड़ बना लेने का लाभ भाजपा को छत्तीसगढ़ में मिला। उसके बाद विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भाजपा के रणनीतिकारों की स्पष्ट सोच यह नजर आती है कि आदिवासी समुदाय पर पूरी तरह से पकड़ बना ली जाए, जो कि लंबे समय तक या कहें कि 2034 तक भाजपा के काम आती रहे। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में आदिवासी लोगों की संख्या लगभग 11 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 21.1% है। लगभग 24 जनजातियां वहां निवास करती हैं। इनकी उपजातियों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 90 है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,53,00,000 जनसंख्या इन जातियों की है, जो अब भी भारत में सबसे ज्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे देश में आदिवासियों की आबादी 11 करोड़ से ज्यादा है, यानी यह एक बहुत बड़ा समुदाय है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने के कारण भाजपा के प्रति पहले से ही
आदिवासी समुदाय के लोग मुलायम रहे हैं। ऐसे में विष्णु देव को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना देने से इस समुदाय के लोगों में भाजपा की जड़ और भी मजबूत होना स्वाभाविक है। राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना देने के पीछे भी भाजपा की सोच रही है कि ब्राह्मणों को लंबे समय तक के लिए साध लिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि फिलहाल ब्राह्मणों को भाजपा का समर्थक माना जाता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण कांग्रेस का परंपरागत मतदाता रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साथ लेकर मायावती एक बार सरकार बनाने का सफल प्रयोग कर भी चुकी हैं। यानी कोई अच्छा विकल्प दिखाई देने पर ब्राह्मण मतदाता दूसरी तरफ भी जा सकता है। ये सोचते हुए भाजपा ने इस समुदाय को साधने के लिए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। राजपूतों के प्रदेश राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम राजपूत विवादों की चर्चा हम अक्सर सुनते रहते हैं। इस वजह से ब्राह्मण कई बार भाजपा से कुछ उखड़ा हुआ भी दिखाई देता है। राजपूतों के प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दिए जाने से ब्राह्मणों का रुझान भाजपा की तरफ होना स्वाभाविक है। यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जिन जाति के लोगों की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा और प्रभावी मानी जाती है, उनमें ब्राह्मण भी शामिल हैं। भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने स्पष्ट रूप से यह संदेश भी दे दिया है कि जिस समय और जिस वातावरण में पूरा विपक्ष ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की बात कर रहा है, उस समय में भी भाजपा ने पिछड़ा वर्ग की बात करते हुए मोहन यादव के रूप में उन्हें सम्मान देते हुए स्वर्ण जाति से भी दूरी नहीं बनाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। यूं तो सभी हिंदी भाषी प्रदेशों में यादव समुदाय के लोग बहुत प्रभावी भूमिका में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समुदाय के लोगों की संख्या और प्रभाव दोनों ही ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में कई बार सत्ता का हिस्सा बनने के कारण इस समुदाय के लोगों में पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों के लोगों के मुकाबले राजनीतिक जागरूकता भी कुछ ज्यादा ही दिखाई देती है। दोस्तों, जब मैं यादव समाज के बारे में गूगल पर सर्च कर रहा था तो हेमंत लोखिल की एक पोस्ट फेसबुक पर दिखाई दी। 13 अप्रैल 2018 के इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत में 22% आबादी यादव वंश के लोगों की है। यादव समाज के 423 उपनाम हैं। भारत का 12.7% व्यापार यादव समाज के लोगों के हाथों में है। अप्रवासी भारतीय यानी NRI लगभग 16% यादव समाज के लोग हैं। दोस्तों, ये आंकड़े कितने सत्य हैं नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यादव समाज के लोगों की जागरूकता का स्तर कितना ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों की संख्या और स्थिति क्या है। बिहार में हाल ही में जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद वहां के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर रिपोर्ट को मीडिया के सामने रखा था। वहीं उत्तर प्रदेश में 2001 में हुकम सिंह की अगुवाई में समिति का गठन किया गया था। उसकी रिपोर्ट से भी हमको यादवों और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या का पता चलता है। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं वो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों प्रदेशों में पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्या आधे से भी अधिक है। बिहार में तो पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 63% मानी गई है। बिहार में हाल ही में हुई जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक वहां 215 जातियों के लोग रहते हैं। राज्य में 2,43,44,160 परिवार हैं। बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारी पिछले दिनों दी थी, उसके अनुसार राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। बिहार में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है। इनमें 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 27% पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग के 15.52% लोग रहते हैं। बिहार में यादव सबसे ज्यादा 14.26% हैं। दुसाध 5.31%, रविदास 5.2%, कोयरी 4.2% के बाद पांचवी सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की 3.54% है। उधर उत्तर प्रदेश में 2001 में तत्कालीन मंत्री हुकुम सिंह की अगुवाई में बनी समिति ने जो आंकड़े दिए थे, उनके अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश की 50% से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा यादवों का है। प्रमुख ओबीसी जातियों में यादव 19.40% हैं।
कुर्मी और पटेल 7.4% के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कुल ओबीसी आबादी में निषाद, मल्ला और केवट 4.3% हैं। भर और राजभर 2.4%, लोध 4.8% और जाट 3.6% हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में हमने जाना कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में यादवों की संख्या बहुत अधिक है। पिछड़े वर्ग में दोनों ही प्रदेशों में यादव सबसे ज्यादा संख्या में हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही प्रदेशों में यादव नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। दोनों पार्टियों के मुखिया अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव यादव समुदाय से हैं और दोनों पार्टियों का मजबूत वोट बैंक भी यादव ही है। यानी यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है और दोनों ही प्रदेशों में यादव समुदाय के लोग भाजपा के बजाय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के मुखिया यादव हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात भी मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि दोनों प्रदेशों में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पहले मुलायम सिंह यादव ने और उसके बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए यादव समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए और उनके सामाजिक स्तर में सुधार के लिए वास्तव में बहुत कुछ काम किया है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर पिछड़ों के नाम पर सिर्फ यादव समुदाय के लोगों के लिए काम करने के आरोप भले ही लगते रहे हों, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने यादवों को बहुत कुछ दिया है। पहले मुलायम सिंह यादव और उसके बाद अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि अगर यादव समुदाय उनके साथ जुड़ा रहा तो सहज रूप से मुस्लिम मतदाता भी उनके साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आप अपने आसपास के यादव समुदाय के लोगों पर एक नजर डालकर देखिए। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो 30 साल पहले तक इस समुदाय के लोग सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि के दिखाई देते थे। साइकिल पर दूध के डिब्बे रखकर मेहनत करते वो अक्सर नजर आते थे। लेकिन पिछले लगभग 3 दशकों के दौरान यादव समुदाय के ज्यादातर लोगों की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। यादव समुदाय के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, उनके व्यवसाय कारोबार ने गति पकड़ी है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के बावजूद उनके बच्चे इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कई स्थानों पर तो यादव समुदाय के लोग अंग्रेजी माध्यम के बड़े बड़े स्कूल खुद भी चला रहे हैं। इस समुदाय की प्रगति में बड़ी भूमिका मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की रही है, इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। ऐसे में यादव समुदाय की एकजुटता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ रहना स्वाभाविक ही है। भाजपा के रणनीतिकारों ने यह माना है कि अगर यादवों का आकर्षण भाजपा की तरफ करना है तो इस समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद देना जरूरी है। इससे करोड़ों यादवों के बीच यह संदेश जाना स्वाभाविक है कि स्वर्ण जातियों या ऊंची जातियों की कहे जाने वाली भाजपा ने पिछड़े वर्ग के यादव समुदाय का मुख्यमंत्री बनाया है। इससे यादव मतदाताओं की उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के प्रति और बिहार में लालू यादव के परिवार के प्रति जो कट्टरता है, जो एकजुटता है, उसके थोड़े मुलायम पड़ने की संभावना बन जाती है। और मित्रों, इसका सीधा लाभ लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखें और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज, नमस्कार।